दोस्तों, क्या आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हो जो कि 100 गुना या उससे ज्यादा ग्रो हो जाएं? अगर हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, एक इन्वेस्टर हैं विलियम ओनील, जिनकी नेटवर्थ आज के समय में $115 मिलियन के आसपास है। लेकिन उनके बारे में ये खास बात नहीं है, बल्कि खास बात तो ये है कि बचपन में उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे और पैसे कमाने के लिए विलियम न्यूज़पेपर सेल करते थे। फिर भी वो आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं कॉपी करके। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट। उनका फॉर्मूला यही है कि पता करो जिस भी फील्ड में आप घुसना चाहते हो उसमें ऑलरेडी कौन अच्छा कर रहा है, फिर उससे मिलो और पता करो कि वो क्या अलग कर रहा है। देन जो वो करते हैं वही एग्जैक्ट चीज आप भी करने लग जाओ, यानी उनको कॉपी करो। विलियम ने शुरू में कॉपी किया था वॉरेन बफेट को, लेकिन देन बाद में वो खुद के एक फॉर्मूला के साथ मार्केट में आए और इसी फॉर्मूला के साथ उन्होंने 2.5 लाख को 1 करोड़ में बदल दिया, और वो भी जस्ट 1 साल में। यानी कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से पैसों को 1 साल में 40 गुना कर दिया। तो आज हम उन्हीं के इस फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, लेकिन आपको समझना इजी हो इसलिए हम इस फॉर्मूला को विकास की मदद से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विकास एक मिडिल क्लास लड़का था जो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। विकास अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे सेव करता था सो दैट वो फ्यूचर के लिए कुछ फॉर्च्यून इकट्ठी कर सके। बट सून उसे रियलाइज हुआ कि पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना या उनकी एफडी लगवाना एक सही तरीका नहीं है। ऐसे फॉर्च्यून बनाना संभव नहीं है। पैसों से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पे पैसे लगा के और ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। और इन्हीं सभी ऑप्शंस में से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना विकास को सबसे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उसने स्टॉक इन्वेस्टिंग से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। अक्सर इन किताबों में बताया होता है कि कैसे स्टॉक्स आपको अमीर बना सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, एटसेट्रा। लेकिन बहुत कम ऐसी किताबें थी जिनको पढ़ने के बाद विकास को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस आता। लेकिन एक बुक थी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, जिसको पढ़ने के बाद विकास वो श्योर कि अब उसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। और मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है उसका फॉर्मूला भी उसे इसी बुक में मिल चुका था, और ये फॉर्मूला था कैन स्लिम फॉर्मूला। तो आइए समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है और विकास ने इसका इस्तेमाल कैसे किया मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करने में। कैन स्लिम दोस्तों एक एक्रोनिम है, यानी कि इसके हर लेटर के पीछे एक मीनिंग है, जिसमें से फर्स्ट लेटर सी का मीनिंग है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। इसमें आपको कंपेयर करना होता है किसी कंपनी के करंट ईयर की क्वार्टर अर्निंग्स को लास्ट ईयर की क्वार्टर अर्निंग से, और कंपेयर करने पे अर्निंग्स कम से कम 25% से ग्रो हुई होनी चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है राइट? तो मैं आपके लिए इसे और सिंपल कर देता हूँ। दोस्तों, ये है आईटीसी कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स का डेटा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जून 2023 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 3.94 रुपीज। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के बदले कंपनी ने इतना अर्न किया। कंपनी की अर्निंग्स का इजी एस्टिमेट लगाने के लिए ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर का इस्तेमाल होता है, और हम भी वीडियो में अर्निंग पर शेयर का ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में यानी कि जून 2022 में आईटीसी की अर्निंग पर शेयर 3.38 रुपीज थी। तो क्या ये दोस्तों 25% से ग्रो हुई है? नहीं राइट? तो फॉर्मूला के अनुसार ये फर्स्ट क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो आप इस कंपनी को यहीं छोड़ देंगे और नेक्स्ट किसी कंपनी को सर्च करेंगे और सेम क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। जो भी कंपनी इस क्राइटेरिया को मीट कर पाए, यानी कि उसके इस साल की क्वार्टर अर्निंग पिछले साल के क्वार्टर अर्निंग से 25% ग्रो हुई हो, तो आप देन उस पे नेक्स्ट क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, विच इज कैन स्लिम का ए, विच स्टैंड्स फॉर एनुअल अर्निंग्स। देखो, कई सारी कंपनीज होती हैं जिनकी क्वार्टर अर्निंग्स 25% से ग्रो कर जाती हैं, लेकिन असली मनी मेकिंग मशीन वो कंपनी मानी जाएगी जिसकी एनुअल अर्निंग्स भी 25% या उससे ज्यादा से ग्रो करे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक और कंपनी को सर्च करूं, लेट्स से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सर्च करूं, विच बाय द वे मैं रैंडमली सर्च कर रहा हूं, इसे रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो इसकी अगर एनुअल अर्निंग्स को हम चेक करें तो 2023 में इसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 88.8 रुपीज का है, जो कि लास्ट ईयर यानी 2022 में 66.55 रुपीज था, विच मीन्स अर्निंग्स 33.43% से ग्रो हुई हैं। यानी कि ब्रिटानिया सेकंड क्राइटेरिया को मीट करती है। ऑल्सो बुक में बताया है कि हमें आरओई डाटा भी चेक करना चाहिए और ये 17% से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ब्रिटानिया का आरओई चेक किया जाए तो ये 1 साल का 76% है, 3 साल का 59% और 5 साल का 49% है, विच मीन्स कि ये कम्प्लीटली सेकंड क्राइटेरिया को मीट करती है। अब दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की तरफ, विच इज एन, और एन स्टैंड करता है न्यू के लिए। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस किसी कंपनी का तब ऊपर जाता है जब उस कंपनी में कुछ नया हो रहा हो, जैसे कि कंपनी कोई नई इनोवेशन कर रही हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो, या फिर कंपनी ने नई मैनेजमेंट को अपॉइंट करा हो जो ट्रस्टवर्दी हो और पहले वाली मैनेजमेंट से ज्यादा बेहतर हो।
फॉर एग्जाम्पल, इन ईयर 2000 रॉयल एनफील्ड कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी और उसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर उसे बेचने का डिसाइड कर चुकी थी। लेकिन तभी एंट्री करते हैं मिस्टर सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल आयशर मोटर कंपनी के ओनर विक्रम लाल के बेटे थे। सिद्धार्थ बाइक्स का बहुत शौक रखते थे और नहीं चाहते थे कि रॉयल एनफील्ड कंपनी बिके, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उन्हें बस कुछ साल रॉयल एनफील्ड पे काम करने को दिया जाए। इसके बाद सिद्धार्थ ने नई नई इनोवेशंस करी, रॉयल एनफील्ड के नए मॉडल्स लॉन्च करे, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने को थे बाइक्स में उन्होंने करे एंड हेंस रॉयल एनफील्ड को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसके चलते उसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर का शेयर प्राइस साल 2000 से अब तक हजारों गुना इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों, अगर आप भी आयशर मोटर जैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, ताकि जब भी आपको एक अच्छा मौका मिले तो आप चूके ना। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कंपनी में अगर कुछ नया हो रहा हो तो कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। लेकिन एक और फैक्टर है जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है और ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है। क्राइटेरिया नंबर 4 S, विच मीन्स सप्लाई एंड डिमांड। देखो, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर ऑपोजिट है यानी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है तो उसका प्राइस डिक्रीज होगा। जैसे कि आम को अगर आप सीजन के टाइम पे खरीदो तो आम का प्राइस कम होता है, बिकॉज तब आम की सप्लाई काफी ज्यादा होती है और कंपेरेटिवली डिमांड उतनी नहीं होती, बिकॉज आम वाइडली अवेलेबल होते हैं एट दैट टाइम। लेकिन अगर आप आम को ऑफ सीजन में खरीदें तब आम की कीमत बहुत हाई रहती है, बिकॉज तब आम की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा। वैसे ही कंपनीज के शेयर प्राइस के केस में भी होता है। जब किसी कंपनी के पास शेयर्स ज्यादा हो और उनकी डिमांड इतनी ना हो तो उस कंपनी के शेयर प्राइस कुछ ज्यादा मूव नहीं करते। लेकिन जब किसी कंपनी के इशूड शेयर्स कम हो, डिमांड उनकी ज्यादा हो, तो शेयर प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। इसलिए चेक करिए कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। ऑल्सो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी चेक करें ताकि आपको डिमांड का एक अंदाजा लग सके। ज्यादातर केसेस में स्मॉल कंपनीज के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कंपनीज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज L यानी लीडर्स और लैगर्ड्स। ये पॉइंट कहता है कि आपको कंपनी को उसके पीयर्स, उसके कंपटीशन के साथ कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी लीडर है या लैगर्ड इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस, एंड ऑल्सो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी लीड कर रहे हैं या नहीं इन कंपैरिजन टू इट्स अदर कंपीटिटर्स। फाइनेंशियल्स तो आप इजीली किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ऑल्सो पीयर्स वाला सेक्शन भी अलग से होता है इन वेबसाइट्स पे, सो फाइनेंशियल्स को कंपेयर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए आपको रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। एक गुड स्टॉक का रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ 80% से ऊपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। बट दोस्तों, सिर्फ लीडर होने से ही किसी कंपनी का शेयर प्राइस सर्ज नहीं होता। विलियम के अकॉर्डिंग एक गुड स्टॉक को नेक्स्ट क्राइटेरिया को भी मीट करना जरूरी है। क्राइटेरिया नंबर 6 I, विच स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी वो है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कर रहे हों। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो लोग नहीं जानते तो ये वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास टन्स ऑफ कैश होता है और ये किसी भी कंपनी में एक मेजर स्टेक खरीदने का दम रखते हैं। एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। ये अगर किसी कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर माना जाता है, बिकॉज इनका ऐसा करना ये दर्शाता है कि कंपनी में कुछ तो खास है। लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स को बिना अकाउंट्स में लिए सिर्फ इस एक पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड मत करना, बिकॉज ऐसे में आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। एंड आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के डाटा को चेक कर सकते हो अंडर शेयर होल्डिंग सेक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया है M यानी मार्केट डायरेक्शन। बाकी क्राइटेरियाज को फॉलो करना उतना ही क्रूशियल है जितना कि मार्केट डायरेक्शन को फॉलो करना, बिकॉज हो सकता है किसी शेयर में अबव मेंशन्ड सभी क्वालिटीज हों, लेकिन अगर मार्केट की डायरेक्शन ही डाउनवर्ड होगी तो शेयर के भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी नीचे ही जाएगा और हो सकता है आपको ये शॉर्ट टर्म में लॉस करवा दे। मार्केट डायरेक्शन वैसे शॉर्ट टर्म के लिए ही देखी जाती है, बिकॉज हिस्टोरिकल डाटा सजेस्ट करता है कि चाहे कितनी ही बुरी मंदी क्यों ना आ जाए, एट लास्ट मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है, जैसे कि कोविड के टाइम पे भी हुआ था। लेकिन विलियम के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स बुल रन के टाइम पे उठाने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेटजी बुल रन के टाइम पे ही अच्छे से वर्क करती है। खैर, जो भी हो, अब वापिस आते हैं विकास की स्टोरी पे और देखते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसने कैसे अपने पैसे मल्टीप्लाई किए और कैसे आप भी ये कर सकते हो। तो उसने ये सारे क्राइटेरिया मल्टीपल स्टॉक्स पे अप्लाई किए। कई दिनों तक उसने कड़ी मेहनत के साथ काम किया, शेयर्स को एनालाइज किया और कुछ शेयर्स को उसने सिलेक्ट किया। ऐसे शेयर्स जिनमें नंबर 1 क्वार्टरली अर्निंग्स 25% या उससे ज्यादा से ग्रो कर रही थी, नंबर 2 एनुअल अर्निंग्स भी 25% से ग्रो कर रही थी,
कंपनी जिसमें कुछ नया हो रहा था, जिनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम थे, यानी स्मॉल कैप कंपनीज, सभी कंपनीज लीडर्स थीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनमें स्टेक इंक्रीज कर रहे थे और ऐसे शेयर को उसने पिक किया बुल मार्केट में। 8 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो उसने बनाया, 2-2 लाख सब में इन्वेस्ट करे और अगले 10 सालों के लिए लगा के छोड़ दिए। 10 साल बाद उसके शेयर्स ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई। 8 में से 3 शेयर्स कंप्लीटली डूब गए, 2 नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेट में रहे और सिर्फ 3 ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, जिनमें से एक 25 गुना हो गया, एक 60 गुना और एक 100 गुना हो गया, जिससे विकास की वेल्थ हो गई 3 करोड़ और 70 लाख रुपए। एंड दोस्तों, आप भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके विकास की तरह स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आपकी रिसर्च अच्छी रही तो आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ एक मल्टी बैगर स्टॉक काफी होगा आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए। बट दोस्तों, हमेशा अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें और सिर्फ उन्हीं पैसों को निवेश करें जिन्हें अगर आप खो भी दें तो भी आपकी जिंदगी उथल पुथल ना हो जाए। होप दोस्तों यू गॉट माई पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक भी वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो इस शानदार जर्नी की तरफ आज ही पहला कदम लीजिए, एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए ताकि जब भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे मिस ना करें। और वैसे भी जब डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन होता हो तो व्हाई नॉट। अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, लिंक पे क्लिक करिए और ओपन करिए एक फ्री डीमैट अकाउंट आज ही।